नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए साइंस का विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। जो 3 फरवरी को जो आप लोग को आज वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को, इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यह मॉडल सेट 2 है। इससे पहले आप लोग मॉडल सेट 1 देखे होंगे जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इस क्वेश्चंस में भी देखेंगे, जो आप इस वीडियो में भी देखेंगे जो क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी का जो आप लोग को 3 फरवरी को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है। मक्का, गेहूं, चना, मटर। तो इसमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो मक्का जो है रबी फसल नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। CO, CO2, N2 या O2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? CO2। CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या हो जाता है? CFCS हो जाता है। CFCS हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव का नाम बताइए। वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव का नाम क्या होगा? तो वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव कौन सा हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? जस्ता, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या ऑप्शन डी देख लीजिएगा, पोटेशियम। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जस्ता सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो आपको पता होगा इसका आंसर आप लोग को आज लाइव क्लास में करवाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मत्स्य उत्पादन से कौन संबंधित रहता है? तो कौन सा क्रांति संबंधित रहता है? नील क्रांति, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड या न्यूटन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव कान के लिए ध्वनि की स्वर में सीमा क्या है। मानव कान के लिए ध्वनि की स्वर सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? एक होता है, सदैव एक होता है, ठीक है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल एक होता है, ठीक है। जब हम लोग को आवृत्ति निकालना रहता है और आवर्तकाल दिया रहता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल लिखते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को आवर्तकाल निकालना रहता है तो यही उल्टा हम लोग कर लेते हैं, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि का चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो आप लोग सेट 1 में भी देखोगे, ये क्वेश्चन आप लोग के पास था कि ध्वनि का चाल किस माध्यम में सबसे कम होता है, शायद उसमें था, या सबसे अधिक था। ये सेमी क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको एक बार देख सकते हैं आप लोग। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में। सबसे कम किस में होती है? गैस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या था? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक ऑप्शन ए आपका ठोस सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताएं। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताएं। तो किस प्रकार से अंतर बताइए वो देख लीजिए। ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता में लिखिएगा, यह मानव कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रबलता को भौतिक राशि के रूप में नहीं मापा जा सकता। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, चूंकि यह भौतिक राशि नहीं है इसलिए इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर ध्वनि की तीव्रता में लिखिएगा, यह मानव कान की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की तीव्रता को भौतिक राशि के रूप में मापा जा सकता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट मीटर स्क्वायर होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। डब्लू पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर पर सेकेंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना करें। तो तरंग दैर्ध्य निकालना है हम लोग को, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दिया गया क्या पहले दिया गया उसको लिख लेंगे। आवृत्ति दिया गया 220 हर्ट्ज, वेग दिया गया है 440 मीटर पर सेकेंड और तरंग दैर्ध्य हम लोग को नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ठीक है। फॉर्मूला पे बैठा देंगे। वेग हमारे पास 440 है, ठीक है, आवृत्ति 220 है और तरंग दैर्ध्य हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य जब 440 है और ये 220 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो 440 बट्टा 220 कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 0 से 0 गया, 22 से 44 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य बराबर 2, या इसको आप लोग पूरा पलट सकते हैं, इसको पलट दीजिए, तरंग दैर्ध्य बराबर 2 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, किसी ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता है, यह उसका आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसको प्रबलता कहते हैं, ठीक है। कारक, यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आयाम पर, ऊर्जा पर, तीव्रता पर और तरंग के वेग पर, ठीक है। ये इसका कारक है, इस कारक को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं। तो दो रूप लिख लीजिएगा, द्विपरमाणिक ऑक्सीजन जिसको O2 हम लोग लिखते हैं और ओजोन जिसको हम लोग O3 लिखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करते चलिएगा, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कुछ गैस पृथ्वी में से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है। तो अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। दालें प्रोटीन प्रदान करते हैं जिससे पेशियाँ बनती है। फल एवं सब्जियां विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका देखते हैं आप लोग जवाब सही दे पाते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए हम बता देंगे, लेकिन आप लोग को पहले सजेस्ट देखना है कि आप लोग को खुद में कि हाँ आपको ये इसका आंसर पता है कि नहीं। निम्न में से कौन रबी फसल है, निम्न में से कौन रबी फसल है, आंसर आप लोग देख लीजिए, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सोचिए, ठीक है। धान, गेहूँ, मक्का या अरहर, निम्न में से कौन रबी फसल है, ठीक है। आप अपना सजेशन याद रखिएगा, क्या आप सोचे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गेहूँ। अब चेक कीजिएगा आप गेहूँ ही सोचे थे कि कुछ अलग सोचे थे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी आप लोग सोच लीजिए, कौन सा आंसर सोच रहे हैं, ठीक है। वो ऑप्शन याद रखिएगा, हम इसका आंसर बता रहे हो, आंसर मिलाइएगा कि आंसर आपका सही है या गलत, ठीक है। दलहन फसलों में कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल का विस्तार है। क्षोभ मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग आंसर देख लीजिए, आप लोग अपने से आंसर पहले सोच लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बता रहे हैं, आंसर मिलाइएगा, आंसर सही है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल का विस्तार क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल का विस्तार है। समताप मंडल का विस्तार कितना है, तो इसका भी आंसर आप लोग को सोच लेना है और साथ में आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप लोग को कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर समताप मंडल का विस्तार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा
5 नंबर क्वेश्चन है, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, वेग कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं या आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। और सही जवाब हम आप लोग को बता देते हैं, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलन का कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए आप लोग आंसर इसका सोच लीजिए। आंसर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मीटर होता है। ठीक है, ए मीटर होता है। ओके, और इस वीडियो में आप लोग को वीकली टेस्ट में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो शेयर किया गया। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग का वीकली टेस्ट में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। साथ में आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी इस चैनल पे करवाई जा रही है, साथ में लाइव क्लास भी होती है, तो आप लोग उससे जुड़िए। ठीक है, जुड़िए। ठीक है, और जो कुछ भी डाउट रह रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग ये जरूर से ज़रूर बताइएगा कि 6 क्वेश्चन जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से पूछे थे, इसमें से कितना का आप लोग को सही जवाब आप लोग सोचे थे या कितना का सही जवाब आप लोग किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।